आज हम लोग शुरू करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 4। क्या शुरू करेंगे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये लेक्चर होगा लेक्चर 4 और पार्ट 4। मीन्स हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अब तक हमने क्या करा है? अब तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 3 पार्ट पढ़ चुकी है। क्या क्या है? हमने पहले कंपनी रूल पढ़ा, उसके बाद क्राउन रूल पढ़ा। कंपनी रूल में हमने 2 पार्ट पढ़े और क्राउन रूल में हमने पहला पार्ट पढ़ रखा है और दूसरा पार्ट अभी हम लोग शुरू करेंगे। तो दूसरा पार्ट में हम लोग आते हैं। दूसरा पार्ट में फिर गवर्नमेंट ने क्या लाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑन अगस्त 20 1947 20 अगस्त 1917 को द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू इंडिया। देखिए 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को क्या किया गया? 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जो भी ऑब्जेक्टिव है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन, हम क्या करेंगे? हम ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया में क्या करेंगे? हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे। हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। ये कब कब डिक्लेयर किया गया? ये डिक्लेयर किया गया आपका 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को ये डिक्लेयर किया गया। ठीक है। इन चीजों का ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया गया कि हम क्या करेंगे? हम एक स्टेबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हम एक स्टेबल गवर्नमेंट क्या करना चाहते हैं? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक हम क्या करना चाहते हैं? इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। दूसरी बात है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 was thus enacted which came into force in 1921। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या था? अप्लाई तो हो गया था लेकिन ये फोर्स कब में आया? ये यूज में कब आया? 1921 में, 1921 मीन्स 2 साल बाद। दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मीन्स मोंटागू वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखिए हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था? मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। इसी तरीके से इस एक्ट को क्या बोलते हैं? मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है। उसमें क्या था? उसमें मोंटागू क्या था? मोंटागू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इन दोनों को मिलाकर के क्या कर दिया गया? एक रिफॉर्म्स बना दिया गया। अब इस एक्ट का फीचर्स क्या था? द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलो। इट प्रोवाइडेड एज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनटू 2 कैटेगरीज। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव के सभी सब्जेक्ट को इन्होंने 2 कैटेगरी में इंट्रोड्यूस किया, 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। क्या क्या? नेमली द सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड द प्रोविजनल सब्जेक्ट्स। मीन्स जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें थी उन चीजों को इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। क्या क्या? एक सेंट्रल सब्जेक्ट होगा और एक आपका स्टेट सब्जेक्ट होगा। ठीक है। स्टेट सब्जेक्ट नहीं, प्रोविजनल सब्जेक्ट होगा। ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन वाज डन बाय द डिवोल्यूशन रूल्स। इसको किस तरीके से किया गया था? डिवोल्यूशन रूल्स के तरीके से किया गया था। जैसे फ्रेम्ड अंडर द एक्ट, इस एक्ट में जो डिवोल्यूशन रूल बना था उसके अनुसार किया गया था। क्या? एक किया गया था सेंट्रल सब्जेक्ट और दूसरा क्या किया गया था? प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है। दीज रूल्स फैसिलिटेट द डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंस। मीन्स ये रूल्स किसके लिए फैसिलिटेट किया था? जो ऑथोरिटी में डेलीगेशन थे, ऑथोरिटी के डेलीगेशन के लिए ये क्या किया था? रूल फैसिलिटेट किया गया था ताकि सेंटर से प्रोविंस तक आ सके। इन दिस वे द एक्ट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। इस तरीके से क्या हुआ? सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर, प्रोविंस के ऊपर, वो धीरे धीरे क्या हुआ? वो धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हुआ। मीन सेंटर का कंट्रोल अब पूरी तरीके से प्रोविंस के ऊपर नहीं थे, पूरी तरीके से प्रोविंस के ऊपर नहीं थे। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वेयर ऑथराइज्ड टू मेक लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। देखिए अब सेंटर अपने अपने लिस्ट के अनुसार बनाएगा। जो भी सेंटर को लिस्ट दिया गया है उस लिस्ट के अनुसार अपना सब्जेक्ट बनाएगा, अपने सब्जेक्ट के अनुसार कानून बनाएगा, और जो प्रोविंशियल है वो अपने अनुसार कानून बनाएगा। However, the structure of government continued to the centralized and unitary। इस तरीके से क्या हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट क्या हो गया? 2 तरीके से डिवाइड हो गया। क्या क्या? एक सेंट्रलाइज्ड और एक यूनिटरी। ठीक है। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स। इसके बाद इस प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या डिवाइड किया गया?
ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया? ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या है? तो ट्रांसफर सब्जेक्ट इंक्लूड पब्लिक हेल्थ। ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड हो गया? पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, इटीसी। ये सब कहाँ रिजर्व हुआ? ये सारे कहाँ हुए? ये सारे सब्जेक्ट कहाँ थे? ये सारे सब्जेक्ट ट्रांसफर सब्जेक्ट में थे। उसके बाद वाइल द रिजर्व सब्जेक्ट्स इंक्लूड पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन्स, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस, इटीसी। ये सारे कहाँ हो गए? ये सारे किस में रजिस्टर्ड हो गए? किस सब्जेक्ट में रजिस्टर्ड हो गए? ये हो गए आपके रिजर्व सब्जेक्ट में रजिस्टर्ड। ठीक है। उसके बाद देखिए, द ट्रांसफर सब्जेक्ट वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो भी है, जैसे ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या क्या है? ट्रांसफर सब्जेक्ट में हो गया आपका हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, इटीसी। ये सारी चीज को गवर्न कौन करेगा? ये सारी चीज को एडमिनिस्टर करेगा गवर्नर। किसके हेल्प से? विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स के एड से, जो कि रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। उसके बाद रिजर्व सब्जेक्ट में क्या है? द रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब देखिए, रिजर्व सब्जेक्ट में क्या क्या आया था? रिजर्व सब्जेक्ट में आपका आया था, रिजर्व सब्जेक्ट में आपका आया था क्या क्या? पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, प्रिजन्स हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, फाइनेंस हो गया। ये सारी चीज किस में आया था? ये सारी चीज आपका आया था रिजर्व सब्जेक्ट में। अब रिजर्व सब्जेक्ट को कौन कौन देखेगा, कौन एडमिनिस्टर करेगा? रिजर्व सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करेगा बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है। दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नॉन एज डायरकी। इस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? डायरकी बोलते हैं। ए टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायआर्की व्हिच मींस डबल रूल। इसका मतलब क्या है? डबल रूल है। इसको क्या बोलते हैं? डुअल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर सिस्टम और रिजर्व, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। मींस कहने का मतलब है कि चीजों को अलग अलग सेपरेट कर दिया, एक जगह पे नहीं रखा है। पहले क्या था? पहले सेंट्रलाइज चीजें थी, एक जगह पे कंट्रोल कर रहे थे कोई भी चीजें। लेकिन अब क्या है? अब अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं? अलग अलग पार्ट में इसको बांट दिया। अलग अलग पार्ट में बांटने का मतलब है अब क्या होगा? अब जो जिसके पास जो सब्जेक्ट है, जैसे ट्रांसफर सब्जेक्ट जिसके पास है वो ट्रांसफर वाली चीजें देखेंगे, और जिसके पास रिजर्व सब्जेक्ट है वो रिजर्व वाली चीजें देखेंगे। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते थे हम लोग उस टाइम पे डायरकी। उसको क्या बोलते थे? डायरकी बोलते थे। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? हाउएवर दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल। ये एक्सपेरिमेंट लार्जली अनसक्सेसफुल रहा, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या है? इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कार्मेलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। पहली बार है जहां पर बाय कार्मेलिज्म को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया, और वहां पर क्या हुआ? इलेक्शन हुआ देश में। Thus the Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislature। अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल किसके किसके थ्रू रिप्लेस्ड हो गया? बायकार्मेल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, इसी एक्ट के थ्रू इसी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के थ्रू क्या हो गया था? एक डायरकी लाया गया जो कि अनसक्सेसफुल रहा। दूसरा लाया गया बायकार्मेलिज्म। बायकार्मेलिज्म मतलब क्या कर दिया गया कि जो भी लेजिस्लेटिव था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसको क्या कर दिया गया? उसको बायकार्मेल लेजिस्लेचर में डिवाइड कर दिया गया। जैसे अपर हाउस किसके लिए था? अपर हाउस था काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस किसके लिए था? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए था। अपर हाउस किसके लिए था? काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस किसके लिए था? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए था। ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस वेर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। अब देखिए, ये दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं उसको किस तरीके से चूज करते थे? उसको चूज करते थे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, एक मिनट बस। ओके ओके, सॉरी। ठीक है। उसको क्या करते थे? उसको अपर हाउसेस और लोअर हाउसेस में इसको क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। और वहां पर जो भी मेंबर आ रहे थे वो मेंबर किसके थ्रू आ रहे थे? वो इलेक्शंस के थ्रू आ रहे थे। ठीक है। वो डायरेक्टली नहीं आ रहे थे, नॉमिनेट नहीं हो रहा था। वो क्या हो रहा था? वो इलेक्शंस के थ्रू आ रहे थे। ठीक है। It required that the three of the six members of the Viceroy Executive Councils other than the Commander in Chief were to be Indian। अब देखिए, जहां पर 6 मेंबर की थी काउंसिल्स, वायसराय की काउंसिल्स, उसमें से 3 मेंबर्स कौन हो रहे थे? 3 मेंबर्स हो रहे थे आपके इंडियंस।
3 मेंबर्स कौन हो रहे थे? इंडियन हो रहे थे, अदर देन कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ के अलावा जो 3 मेंबर्स थे वो क्या हो रहे थे? वो हो रहे थे आपके इंडियंस। वो कौन हो रहे थे? इंडियंस हो रहे थे। It extended the principle of communal representation by providing separate electorates for Sikh, Indian Christians, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। हमने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या था, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था। तो क्या कर दिया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट किया गया, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट किया गया और अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। जैसे सिख के लिए अलग इलेक्टोरेट दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन के लिए अलग इलेक्टोरेट दे दिया गया, एंग्लो इंडियन के लिए अलग इलेक्टोरेट दे दिया गया और यूरोपियंस के लिए अलग इलेक्टोरेट दे दिया गया। ठीक है, मीन्स पहले सबसे पहले हमने इसके पिछले लेक्चर में देख पा रहा था क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट बस मुस्लिम के लिए था, लेकिन ये 1919 तक आते आते क्या हो गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बन गया। ठीक है, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और अदर क्वालिफिकेशन। मीन्स फ्रेंचाइज क्या करने लगा, ये फ्रेंचाइज ग्रांट करने लगा, किसके लिए, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, जिसके किसके बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जो टैक्स ज्यादा दे रहा है उसके बेसिस पे और अदर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे क्या करने लगे, ये फ्रेंचाइजी देने लगे। क्या करने लगे, फ्रेंचाइजी देने लगे। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, एक नया ऑफिस बनाया गया ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। लंदन में एक नया ऑफिस बनाया गया जिसको बोलते हैं हाई कमिश्नर ऑफिस, एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस हिटरतो परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वो क्या करेगा, वो कुछ फंक्शन को ट्रांसफर करेगा यहाँ से, कहाँ पर, हाउस ऑफ ऑफिस ऑफ कमिश्नर के वहां, जो कि लंदन में बना हुआ है। आठवां पॉइंट क्या हुआ, आठवां पॉइंट हुआ इसमें, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसने क्या प्रोवाइड किया, पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, हेंस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926। 1926 ईस्वी में क्या हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट, ताकि क्या रिक्रूट कर सके, किसको रिक्रूट कर सके, सिविल सर्वेंट को रिक्रूट कर सके। ठीक है, इट सेपरेटेड for the first time provincial budget from the central budget and authorize the provincial legislature to enact their budget। देखिए उसके बाद क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ, ऐसा हुआ था कि प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग अलग किया गया था। मीन सेंट्रल बजट से प्रोविंशियल बजट को अलग निकाला गया था। एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट, और ये ऑथोरिटी दिया गया जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो अपना बजट को इनेक्ट कर सकते हैं इसी एक्ट के थ्रू, 1919 एक्ट के थ्रू। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमिश्नर टू इंक्वायर इनटू द रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ कमिंग इनटू फोर्स। मींस ये होने के बाद 10 साल के बाद क्या करना होता था, 10 साल के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करना होता था कि किस तरीके से काम चल रही है और क्या उसमें इंप्रूव करने का तरीका है। ठीक है, इट प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आल्सो नॉलेज, इसको भी रहने देते हैं, इसको इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। इट चलिए देख लेते हैं एक बार। इट प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस। ये क्या प्रपोज करता है कि चैम्बर ऑफ प्रिंस को एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे, आल्सो नॉन एज नरेंद्र मंडल, क्या बोलते हैं इसको, नरेंद्र मंडल बोला जाता था। द चैम्बर वाज इनॉग्रेटेड इन 1921। इस चैम्बर को 1921 में इनॉग्रेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था। इट कंसिस्ट ऑफ 120 मेंबर्स, दैट इज प्रिंसेस ऑफ 100 स्टेट्स एंड 12 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अदर स्टेट्स। मींस ये मींस 120 मेंबर्स क्या हुआ, क्या गया था इसमें था, जैसे 108 स्टेट के जो प्रिंस थे वो, और 12 मेंबर्स कौन थे, अदर स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो। ठीक है, इट वाज हेडेड बाय द वाइसरॉय। इसको कौन हेड कर रहे थे, वाइसरॉय हेड कर रहे थे, मींस गवर्नर जनरल हेड कर रहे थे। इट फैसिलिटेटेड द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और ये किसके ऊपर मेनली बेसिकली किसके ऊपर बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर पे बात करना चाह रहे थे। अब आते हैं हम लोग साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था, इन नवंबर 27, दैट इज 2 years बिफोर द शेड्यूल। देखिए हमारा शेड्यूल क्या था, हमारा शेड्यूल था कि 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे। लेकिन साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन 2 साल पहले आ गया, जहां पर 1929 को आना चाहिए था वो आ गया 1927 को। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ ए 7-member स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। और इन्हीं के नाम से, सर जॉन साइमन के नाम से क्या बोल दिया गया, इसको साइमन कमीशन बोल दिया गया। 7 मेंबर्स का स्टैट्यूटरी कमीशन को बनाया गया, अपॉइंट किया गया, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। उसके बाद टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नया संविधान के अनुसार इंडिया में क्या प्रोग्रेस चल रहा है, किस तरीके से प्रोग्रेस चल रहा है, उसको बोला गया था,
उसको रिपोर्ट करना था। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वेयर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल द पार्टीज बॉयकटेड द कमीशन। अब देखिए, अब बात ये हुआ कि जो साइमन कमीशन बनाया गया था 7 मेंबर्स के, उसमें से एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे। वो फैसला ले रहे थे इंडियन के थ्रू, इंडियन के मीन्स एवज में या फिर इंडियन के प्रति, लेकिन उसमें एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे। जिसके कारण की क्या हुआ, जिसके कारण की जितने भी पार्टी थे इंडिया में उन सबने साइमन कमीशन को क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। साइमन कमीशन को क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। कमीशन ने क्या किया, साइमन कमीशन ने इस रिपोर्ट को 1930 में सबमिट किया, ठीक है। एंड रिकमेंडेड द एबोल्यूशन ऑफ डायरकी, डायरकी को हटा देना चाहिए, ये रिकमेंडेशन था पहला। दूसरा, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इट्स प्रोविंसेस, मीन्स उसके प्रोविंसेस में जो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, मीन्स ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के फेडरेशन को इस्टेब्लिश करना था। कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट एंड सो ऑन, ये सारी चीजें क्या थे, कम्युनल इलेक्ट्रेट को कंटिन्यू करना। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ मीन्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को क्या करना, एक्सटेंशन करना। ये सारे चीज क्या थे उस रिपोर्ट में लिखे गए थे। एक बात हम आपको याद दिला दें, इसी टाइम पे लाला लाजपत राय की मीन्स इसी कमीशन को विरोध करने के टाइम पे उनकी मृत्यु हुई थी। टू कंसिडर द प्रोपोजल ऑफ द कमीशन, इस प्रोपोजल को कंसिडर करने के लिए द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया था ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, किसके साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट, इन तीनों के साथ क्या गया था, इन तीनों के साथ क्या गया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया था। 3 बार 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ दी डिस्कशन, ई डिस्कशन के बेसिस पे व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर किया गया, व्हाइट पेपर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसको प्रिपेयर किया गया। एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और क्या किया गया था, इसको सबमिट किया गया ताकि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या हो सके, कंसिडर किया जाए। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वेयर इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टेन चेंजेस, कुछ चेंज करके इस कमेटी के रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, कंसिडर किया गया। इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कब कंसिडर किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। अब ये कॉम्युनल अवार्ड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अभी इसको रहने देते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या है, द एक्ट मार्क्ड द सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स ए कंप्लीटली रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये एक्ट ने सेकंड माइलस्टोन कवर किया था, किसके ऊपर, कंप्लीटली रिस्पांसिबल गवर्नमेंट के ऊपर, इसके ऊपर कंप्लीटली रिस्पांसिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंडिया। मीन्स ये क्या था, ये पहले बात हो चुकी थी कि क्या करना है हमें, कंप्लीटली क्या करना है, रिस्पांसिबल गवर्नमेंट करना है, एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना है इंडिया में, ठीक है। ये सेकंड माइलस्टोन हुआ जो कि कंप्लीटली रिस्पांसिबल गवर्नमेंट के टुवर्ड्स गया, के तरफ गया। इट वाज ए लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल। ये बहुत ज्यादा लेंथी और डिटेल डॉक्यूमेंट था, जिसमें कि 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। कितने सेक्शन थे, 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल, ठीक है। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेर एज फॉलो। अब इस एक्ट का फीचर्स क्या क्या है, इस एक्ट का फीचर्स है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट। देखिए, इस एक्ट का फीचर्स क्या था कि हमें क्या करना है, हमें इस्टेब्लिश करना है ऑल इंडिया फेडरेशन। इसमें कौन कौन होगा, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस होगा इसमें, और प्रिंसली स्टेट होगा एज यूनिट्स, एक यूनिट की तरफ से प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स होगा। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। 3 लिस्ट के हिसाब से सेंटर ने क्या किया, इस एक्ट ने क्या कर दिया, पावर को डिवाइड कर दिया। क्या क्या, फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर विद 59 आइटम्स, 59 आइटम्स दे करके सेंटर को क्या कर दिया, एक फेडरल लिस्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, प्रोविंशियल लिस्ट फॉर प्रोविंस विद 54 आइटम्स, 54 आइटम्स किसको दे दिया, प्रोविंसेस को दे दिया प्रोविंशियल लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड द कंकरेंट लिस्ट फॉर बोथ विद 36 आइटम्स, मीन्स 36 आइटम के साथ क्या कर दिया गया, कंकरेंट लिस्ट बनाया गया। तो मीन्स दोनों के लिए, फेडरल के लिए भी और प्रोविंशियल लिस्ट के लिए भी, ये दोनों के लिए क्या कर दिया गया। आइटम्स का मतलब है कि हमने एजुकेशन के बारे में बात की, वो रेफर्ड आइटम था ना, रेफर्ड आइटम
हमने पिछली कुछ टाइम पहले बात की है इसकी, तो वही आइटम्स है, ठीक है। रेसिडरी पावर्स वेर गिवन टू वाइसरॉय गवर्नर जनरल। जो भी अब इसके अलावा जो चीजें बच गई, इसके अलावा जो चीजें बच गई, वो उसको कौन देखेगा, उसको देखेगा वाइसरॉय। कौन देखेगा उसको, वाइसरॉय देखेगा या गवर्नर जनरल देखेगा। हाउएवर द फेडरेशन नेवर कम इनटू बीइंग एंड प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। जब ये फेडरेशन आया, ये फेडरेशन कभी ऐसा नहीं है कि जो कि प्रिंसली स्टेट्स क्या कर सके, इसको ज्वाइन नहीं कर सके, ऐसा फेडरेशन कभी नहीं आया, ठीक है। उस पर दूसरी चीजें क्या है, इट एबोलिस्ट डायरकी। डायरकी को एबोलिश कर दिया गया। हमने डायरकी के बारे में पिछले लेक्चर में बात करी है, तो एक बारी इस पिछले लेक्चर में नहीं, आई थिंक इसी लेक्चर में बात करी है, ठीक है। तो इसने डायरकी को एबोलिश कर दिया इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और डायरकी को एबोलिश करके क्या कर दिया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कर दिया गया, कि आप अपने मन से क्या कर सकते हैं, आप अपने मन से अपने स्टेट को, अपने प्रोविंस को चला सकते हैं। इन इस प्लेस द प्रोविंसेस वेर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्पेयर्स। अपने डिफाइंड स्पेयर्स में क्या कर सकते हैं, अपने डिफाइंड स्पेयर्स में आप क्या कर सकते हैं, ऑटोनोमस यूनिट है आप, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑटोनोमस यूनिट है आप। किसी किसी ने आपको बांध नहीं रखा है कि आपको यही करना है, ऐसा नहीं है। आप क्या है, आप ऑटोनोमस यूनिट है, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मोर एवर द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, दैट इज द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। मीन्स अब देखिए, अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर गवर्नर की रिक्वायरमेंट होगी, और वो क्या करेगा, एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टर्स के एडवाइस पे क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएगा। और किसको देगा, रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937 एंड वाज डिसकंटिन्यूड इन 1939। 2 साल में ये चीजें क्या होगी, खत्म हो गई। ये इफेक्ट में कब आया, 1937 में, और 1939 में ये क्या हो गया, खत्म हो गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर्स। ये किस लिए प्रोवाइड किया गया था, डायरकी को एडॉप्शन करने के लिए। कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट वे डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। देखिए, हमने रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट हमने पढ़ रखा था पिछले, तो कहने का मतलब है कि ये किसके लिए किया गया था, फेडरल फेडरल सब्जेक्ट को, कॉन्सिक्वेंटली ये फेडरल सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया था कहाँ, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। क्या बात हुई, ये सारी चीजें, ये एक्ट क्या हुआ, कभी भी ऑपरेशन में नहीं आया, ठीक है। अब देखिए, इट इंट्रोड्यूस बाइकर्मलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 प्रोविंसेस में से 6 में से क्या कर दिया गया, 6 प्रोविंसेस में क्या कर दिया गया, बाइकर्मलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। 6 में कौन कौन, 10 द लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस वेयर मेड बाइकर्मल कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउसेस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउसेस। मीन्स ये 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में क्या कर दिया गया, बाइकर्मलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जिसमें से 6 में से कौन कौन आता है, बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस। और ये सारी चीजें क्या, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को, अपर हाउसेस और लोअर हाउसेस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। हाउएवर मेनी रेस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन देम। जबकि क्या कर देगा, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इसमें रखे गए, ठीक है। इट रिजर्व्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ जनरल सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। इसमें बहुत सारे सीट्स को क्या कर दिया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रखा गया, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए। इट आल्सो एक्सटेंडेड द स्पेशल प्रेजेंटेशंस टू वोमेन। और स्पेशल वोमेन के लिए स्पेशल सीट रखी गई, एंड लेबर वर्कर के लिए। इट एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया को एबोलिश किया गया, एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा जो एस्टेब्लिश किया गया था, उसको काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया was provided with the team of advisors। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया में, उसको टीम ऑफ एडवाइजर्स के, उसको क्या कर दिया गया, प्रोवाइडेड विद द टीम ऑफ एडवाइजर्स। एडवाइजर्स का टीम प्रोवाइड कर दिया गया उसको, ठीक है। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया गया। अबाउट 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट्स। टोटल पॉपुलेशन में से 14% क्या हो गया, 14% को वोटिंग राइट्स मिल गई। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोवाइड किया गया, टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, ताकि करेंसी और क्रेडिट ऑफ द कंट्री को कंट्रोल कर सके। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए,
यूपीएससी होता है, स्टेट पीसीएस होता है। तो मतलब क्या कर दिया गया, सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं रखा गया, क्या रखा गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया, और एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस, 2 और 2 से ज्यादा प्रोविंसेस के लिए क्या रखा गया, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये चीजें इस एक्ट के थ्रू रखा गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए रखा गया, विच वाज सेट अप इन 1937, 1937 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। इट सेपरेटेड बर्मा, नाउ म्यांमार, फ्रॉम इंडिया, जो म्यांमार को सेपरेट किया गया इंडिया से। इट क्रिएटेड 2 न्यू प्रोविंसेस ऑफ ओडिशा एंड सिंध, 2 न्यू प्रोविंसेस को इंट्रोड्यूस किया गया, ओडिशा और सिंध में। ठीक है, 2 न्यू प्रोविंसेस को क्या कर दिया गया, 2 न्यू प्रोविंसेस को स्टार्ट किया गया, कहां पर, कहां पर, ओडिशा और सिंध में। इट प्रोवाइडेड फॉर द सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, इसको क्यों प्रोवाइड किया गया था, ताकि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को क्या कर सके, हम प्रोटेक्ट कर सके। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल रेलवे अथॉरिटी टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेलवे, फेडरल रेलवे अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया ताकि रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन को देखभाल किया जाए। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट किसके किसके अपॉइंटमेंट के लिए प्रोवाइड किया गया, ऑडिटर जनरल, टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, ताकि जो फेडरेशन और प्रोविंसेस उसके अकाउंट को क्या कर दिया जाए, ऑडिट कर दिया जाए। अब हम लोग आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। अब इसमें क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ऑन फरवरी 20, 1947, 20 फरवरी 1947 को द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948। क्या हुआ, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, क्लेमेंट एटली ने क्या डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल इंडिया में क्या हो जाएगा, 30 जून 1948 को खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पावर को एक रिस्पॉन्सिबल इंडिया के हाथ में, रिस्पॉन्सिबल इंडियन के हाथ में दे दिया जाएगा। दिस अनाउंसमेंट वाज फॉलोड बाय द एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ कंट्री। देखिए, ये जैसे अनाउंसमेंट हुआ, इस अनाउंसमेंट के बाद मुस्लिम लीग ने एजिटेशन लगा दिया कि हमें क्या चाहिए, हमें पार्टीशन चाहिए, डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री, कंट्री देश का क्या होना चाहिए, पार्टीशन होना चाहिए। अगेन ऑन June 3, 1947, the British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India formed in 1946 cannot apply those parts of country which were unwillingly to accept it। देखिए, अगेन जून 3 को, 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, वो क्या है, वो अगर कोई नहीं मानना चाहे, मीन्स कोई भी कंट्री उस कंट्री कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ कंट्री विच वेर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट, उस पार्ट ऑफ कंट्री के ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा जो कि उसको मानना नहीं चाहते। मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था उसके द्वारा जो भी संविधान बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, तो वो अगर कोई कंट्री के कोई भी हिस्से में लोग उसको नहीं मानना चाहे तो उसके ऊपर वो फोर्सफुली नहीं डाला जाएगा। ठीक है, ऑन द सेम डे June 3, 1947, Lord Mountbatten, the Viceroy of India, put forth the partition plan. June 3, 3rd June 1947, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, जो कि इंडिया का वाइसरॉय थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान, उसमें उन्होंने पार्टीशन प्लान को रखा, नॉन एज द माउंटबेटन प्लान, को क्या बोला जाता है, माउंटबेटन प्लान बोला जाता है। द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, और इस प्लान को किसने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को क्या कर दिया गया, इमीडिएट इफेक्ट में लाया गया। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन जुलाई 4, 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब, 4 जुलाई 1947 को, एंड रिसीव्ड द रॉयल एसेंट ऑन जुलाई 18, 1947, और 18 जुलाई 1947 को रॉयल का एसेंट मिल गया। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन अगस्त 15, 1947, और ये एक्ट कब फोर्स में आया, 15 अगस्त 1947 में। अब इस एक्ट का क्या फीचर्स था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का क्या फीचर्स रहा,
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का फीचर्स रहा, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया क्या हो गया, इंडिया ब्रिटिश रूल खत्म हो गया और इंडिया को क्या डिक्लेयर क्या कर दिया गया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया एंड सोवरेन डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू स्केट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। मीन्स क्या कर दिया गया, पार्टीशन ऑफ इंडिया कर दिया गया और दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बना दिया गया, कौन कौन, इंडिया और पाकिस्तान। इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय and provided for each dominion a governor general who was appointed by the British king on the advice of Dominion cabinet। डोमिनियन कैबिनेट के एडवाइस पे दो क्या किया गया, दो गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया प्रत्येक डोमिनियन में। एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट ब्रिटिश किंग के द्वारा इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, वाइसरॉय के ऑफिस को एबोलिश कर दिया गया एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन एक गवर्नर जनरल, प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया। ठीक है, इसके द्वारा बाय द ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंट किया गया ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। जो भी उस डोमिनियन के कैबिनेट थे उस कैबिनेट के एडवाइस पे ब्रिटिश किंग ने क्या कर दिया गया, दो गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर दिया। हिज मेजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज टू हैव नो रिस्पांसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। कोई भी चीजें गवर्नमेंट ऑफ, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हो या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हो, अब जो भी मेजेस्टी थी किंग की, अब उसका कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहा, किंग का कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहा। इट empowered the constituent assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and repeal any act of the British Parliament। देखिए अब क्या क्या कर दिया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या लिखा गया है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या कर सकते हैं, दोनों डोमेन को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, एडेप्ट कर सकते हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर देयर रेस्पेक्टिव नेशंस, अपने नेशंस के लिए क्या कर सकते हैं, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं एंड रिपेल एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के कोई भी एक्ट को क्या कर सकते हैं, वो रिपेल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उस एक्ट को मानना ही मानना है, अगर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहे तो माने और नहीं चाहे तो ना माने, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। क्या इंक्लूड करके, अगर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को नहीं मानते दोनों दोनों डोमेन, दोनों स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो क्या कर सकते हैं, उसको भी नहीं मान सकते, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी नहीं मान सकते। इट empowered the constituent assembly of both the dominions to legislate for their respective territories till the new constitutions were drafted and enforced। क्या क्या गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या पावर दे दिया गया कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, वो कानून बना सकते हैं, किसके लिए, रेस्पेक्टिव टेरिटरीज के लिए, जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड नहीं हो जाता और इन्फोर्स नहीं हो जाता तब तक कौन चलाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलाएगा। नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास आफ्टर 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई भी एक्ट पास नहीं किया वाज टू एक्सटेंड टू आइदर ऑफ ए न्यू डोमिनियंस अनलेस इट वाज एक्सटेंडेड देयरटू बाय लॉ टू लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन। मींस कहने का मतलब है कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी एक्ट को क्या किया, पास नहीं किया। इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। क्या क्या, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया इंडिया में, और ये जो भी फंक्शन था, ट्रांसफर हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, जो कॉमनवेल्थ अफेयर्स के सेक्रेटरी थे उसको ट्रांसफर कर दिया गया, जो भी फंक्शन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश paramountcy over the Indian princely state and treaty relation with the tribal area from August 15, 1947। ठीक है, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। देखिए ये ग्रांट किया गया इंडियन प्रिंसली स्टेट जो थे, जहां पर राजा राज कर रहे थे, वहां पर क्या किया गया था कि वहां पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्रिंसली स्टेट है वो क्या कर सकते हैं, वो कहीं पर भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के डोमिनियन में ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया के डोमिनियन में ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये तीन चीज बोली गई थी, या तो आप इंडिया में ज्वाइन कर सकते हैं, या तो पाकिस्तान डोमिनियन में ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मेनली फ्री रह सकते हैं, मींस इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। It provided for the governance of each of the dominion and the provinces by the Government of India Act 1935 till the new constitution। जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया तब तक गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तब तक किसके द्वारा चलाया गया देश,
तब तक चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था उसके थ्रू ये देश चलाया गया, जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो गया। द डोमिनियन वेर हाउएवर ऑथराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट। डोमिनियन को क्या कर दिया गया, ऑथोरिटी दे दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी एक्ट में। जैसे जैसे 35 1935 का एक्ट था, आप उसमें क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक्ट लिखा गया वही एक्ट चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वेटो बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल। अपने अप्रूवल के लिए क्या कर दिया गया, ब्रिटिश मोनार्क को डिप्राइव कर दिया गया कि अब हमें ब्रिटिश मोनार्क का अप्रूवल का कोई जरूरत नहीं है। बट दिस राइट वाज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। लेकिन ये राइट, ये जो वीटो राइट्स था या फिर बिल का अप्रूवल का राइट्स था, ये गवर्नर जनरल के पास रखा गया। द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर्स टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मेजेस्टी। अपने मेजेस्टी के नेम पर क्या कर सकते हैं, किसी भी बिल को असेंट दे सकते हैं। ठीक है। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट। इसको क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट बना दिया गया। इसको क्या डेजिग्नेटेड दिया गया, गवर्नर जनरल को नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट या नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट। ठीक है। प्रोविंशियल प्रोविंशियल में गवर्नर को दे दिया गया नॉमिनल हेड, और इंडिया में गवर्नर जनरल को दे दिया गया नॉमिनल हेड। दे वेयर मेड टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स। सभी मैटर्स पे क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस लिया जाएगा, उस रिस्पेक्टिव से, जिस रिस्पेक्टिव का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उस रिस्पेक्टिव से क्या कर दिया जाएगा, उसका एडवाइस लिया जाएगा। इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्पेयर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। मीन्स क्या ड्रॉप कर दिया गया, एम्पेयर ऑफ इंडिया के टाइटल को ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। किंग ऑफ इंग्लैंड के रॉयल टाइटल से क्या कर दिया गया, एम्पेयर ऑफ इंडिया के टाइटल को क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विस एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। क्या डिसकंटिन्यू कर दिया, अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विस एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट। जो भी सिविल सर्विस के अपॉइंटमेंट में और जो भी रिजर्वेशन था सिविल सर्विस में, जैसे ब्रिटिश का कोई रिजर्वेशन था, उन सबको क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विस appointed before August 1947 would continue to enjoy all benefits they were entitled to till that time। मतलब जब जो भी सिविल सर्विस में अपॉइंट किया गया था मेंबर्स, कब, 15 अगस्त 1947 से पहले, उसको उसी तरीके से कंटिन्यू किया जाएगा और सभी बेनिफिट्स दिया जाएगा जो उसको पहले उस टाइम तक मिलता आ रहा है, वही बेनिफिट्स दिए जाएंगे। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 the British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan। 14 और 15 अगस्त के रात में मिडनाइट में क्या कर दिया गया, ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड, ब्रिटिश रूल खत्म हुआ, एंड पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन। और पावर को कहां ट्रांसफर किया गया, दो इंडिपेंडेंट न्यू डोमिनियन जो बना है, कौन सा, इंडिया एंड पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन बन गए, बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। इंडिया के जो न्यू डोमिनियन बने थे उसके फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ही स्वेयर इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म 1946 बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ इंडिया के, वो कब बना, 1946 में, और वो बिकम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। और कहाँ का पार्लियामेंट बन गया, इंडियन डोमिनियन का पार्लियामेंट बन गया। The members of both the interim government 1946 and the first cabinet of independent in 1947 are mentioned in table। मीन्स जो भी मेंबर्स थे दोनों मेंबर्स में, इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में और फर्स्ट कैबिनेट इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 में, ये दोनों का नाम मेंशन किया गया है। ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सी एच भाभा, लाकेत अली खान, अब्दुल रब निशात, असाफ अली, सी राजगोपालचारी, चंद्रीगढ़, गफ्फार अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल। ये कौन थे, ये थे आपका इंटरिम गवर्नमेंट का मेंबर 1946 में। फर्स्ट कैबिनेट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 में कौन कौन बने, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद,
डॉक्टर जॉन मैथाई, आर के षणमुगम चट्टी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, राजकुमारी, अमृत कौर, सी एच भाभा, रफी अहमद किदवई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी एन गिल। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग शुरू करेंगे। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था, ये हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड बाय। जय हिंद।